नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोहार झारखंड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की चर्चा एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक इंसान जो शायद कभी स्कूल नहीं गया, वो अपनी मातृभाषा इतनी आसानी से इतने प्रवाह से कैसे बोल लेता है, जबकि हम और आप स्कूल में सालों तक व्याकरण के नियम रटने के बाद भी एक दूसरी भाषा, मान लीजिए अंग्रेजी, बोलने में झिझकते हैं। वो आत्मविश्वास ही नहीं आता। जी, और ये बात आपने बहुत अच्छी पकड़ी। इसी सवाल के जवाब में शिक्षक बनने की परीक्षाओं जैसे CTET का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट छिपा है। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग। अच्छा, सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क जमीन आसमान का है। और हिंदी शिक्षा शास्त्र में आप मानकर चलिए हर साल 4 से 5 सवाल सिर्फ इसी फर्क को समझने पर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस गुत्थी को सुलझा लें तो परीक्षा के कई नंबर तो पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज इसी पर गहरी बात करते हैं, समझते हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं असल में हैं क्या और हमारा दिमाग भाषा सीखता कैसे है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है चिंटू। वो अभी स्कूल नहीं जाता, उसका पूरा दिन घर पर ही बीतता है। वो अपनी दादी से कहानियां सुनता है, पापा को फोन पर बात करते देखता है और माँ को रसोई से आवाज लगाते हुए सुनता है। मतलब उसके चारों तरफ हर वक्त उसकी मातृभाषा गूंज रही है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मजेदार बात यह है कि कोई भी उसे बिठाकर व्याकरण के नियम नहीं सिखा रहा है। हाँ, ये तो है। कोई उसे ये नहीं बता रहा कि मैं करता है और पानी कर्म है। फिर भी 2-2.5 साल का होते होते वो खुद से टूटे फूटे वाक्य बोलने लगता है। मम्मी पानी दो। ये जो भाषा को अपने परिवेश से अनजाने में स्वाभाविक रूप से सोख लेने की प्रक्रिया है, इसे ही हम भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन कहते हैं। अच्छा, तो अर्जन मतलब जो भाषा अपने आप आ जाए बिना किसी खास मेहनत के। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती थी कि बिना नियम सीखे कोई सही कैसे बोल सकता है। ये जो आपने अनजाने में कहा, ये मेरे लिए समझना थोड़ा इसका क्या मतलब है? क्या हमारा दिमाग अपने आप ही पैटर्न पहचान लेता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो अवचेतन होती है, सबकॉन्शियस। चिंटू को यह एहसास तक नहीं है कि वो कोई बहुत जटिल चीज जैसे वाक्य संरचना या व्याकरण सीख रहा है। उसका दिमाग बस अपने आसपास की आवाजों, संवादों और भाषा के पैटर्न को रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ भाषाविदों को तो यह भी मानना है कि इंसानी दिमाग में भाषा सीखने का एक ढांचा पहले से ही मौजूद होता है, खासकर बचपन में। अर्जन की प्रक्रिया उसे बस एक्टिवेट कर देती है। वाह, तो ये एक तरह से पैसिव प्रक्रिया है जिसमें दिमाग एक स्पंज की तरह काम करता है और आसपास की भाषा को सूखता रहता है। तो अगर हमें परीक्षा के लिए इसके मुख्य बिंदु याद रखने हो तो वो क्या होंगे? कीवर्ड्स। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, ये प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक है, नेचुरल है। ठीक है। दूसरा, ये अवचेतन है, मतलब सीखने का एहसास नहीं होता। तीसरा, ये हमेशा पहली भाषा यानी मातृभाषा का होता है। और चौथा और सबसे जरूरी, इसके लिए किताबों की नहीं बल्कि एक भाषा समृद्ध परिवेश की जरूरत होती है। बस। तो ये तो हुई घर की बात, जहां सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन असल चुनौती तो तब शुरू होती है जब चिंटू पहली बार स्कूल का दरवाजा खटखटाता है और उसका सामना एक बिल्कुल नई भाषा जैसे अंग्रेजी से होता है। वहां तो ये अपने आप वाला सिस्टम काम नहीं करेगा, है ना? बिल्कुल नहीं करेगा। और यहीं से कहानी में दूसरे कॉन्सेप्ट यानी भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग की एंट्री होती है। अब सोचिए, चिंटू क्लास में बैठा है, टीचर बोर्ड पर टेंसेस के नियम लिख रही हैं। हाँ। उसे बताया जा रहा है कि वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। उसे होमवर्क में 10 नए शब्द याद करने हैं और कल टेस्ट भी देना है। अब पूरी तरह से मेहनत लग रही है। दिमाग अब स्पंज नहीं बल्कि एक मसल की तरह है जिसे बाकायदा ट्रेन करना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, एफर्टफुल। इसमें मेहनत, ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। और अर्जन के विपरीत ये प्रक्रिया पूरी तरह से चेतन होती है, कॉन्शियस। चिंटू को अच्छी तरह पता है कि वो एक नई भाषा सीख रहा है, उसके नियम समझ रहा है और उसे याद कर रहा है। तो इसके भी मुख्य बिंदु अर्जन से एकदम उल्टे होंगे? एकदम। अगर अर्जन स्वाभाविक है तो अधिगम प्रयासपूर्ण है। ठीक। अर्जन अवचेतन है तो अधिगम चेतन है। अर्जन मातृभाषा का होता है
जबकि अधिगम अक्सर द्वितीय या तृतीय भाषा का होता है। अच्छा। और जहां अर्जन के लिए परिवेश चाहिए, वहीं अधिगम के लिए नियम, व्याकरण, शिक्षक और पाठ्यपुस्तकें चाहिए। एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और दूसरी व्यवस्थित। अब जाकर ये पूरी तरह साफ हुआ। हम स्कूल में अंग्रेजी का अधिगम करते हैं, अर्जन नहीं। शायद इसीलिए सालों बाद भी वो प्रवाह नहीं आ पाता जो हमारी मातृभाषा में है, क्योंकि हमने उसे सीखा है, जिया नहीं है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हमने अर्जन और अधिगम का अंतर समझ लिया, लेकिन एक असली भारतीय क्लासरूम में कहानी इतनी सीधी नहीं होती। चिंटू जब क्लास में जाता है तो वहाँ सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी नहीं है, वहाँ अनीता है जो संथाली बोलती है, डेविड है जिसकी मातृभाषा तमिल है, और जसप्रीत है जो घर पर पंजाबी में बात करता है। एक शिक्षक के तौर पर इतने सारे भाषा बोलने वाले बच्चों को एक साथ देखकर तो पहली प्रतिक्रिया घबराहट की होगी। ये एक बहुत बड़ी चुनौती या बाधा लगती है। और यही हमारी पारंपरिक सोच की सबसे बड़ी गलती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 इस स्थिति को बाधा या चुनौती नहीं, बल्कि एक खजाना मानती है। खजाना? जी। और परीक्षा के लिए जो जादुई शब्द आपको याद रखना है वो है संसाधन, रिसोर्स। बहुभाषिकता हमेशा एक संसाधन है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक संसाधन है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली सोचें तो एक टीचर है जिसके पास एक तय सिलेबस है, उसे पूरा भी कराना है। वो क्लास में 5 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल असल में कैसे कर सकता है, बिना इसके कि क्लास में हंगामा हो जाए और सब कुछ धीमा पड़ जाए? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है, और इसका जवाब सब कुछ एक साथ इस्तेमाल करने में नहीं, बल्कि सबको स्वीकार करने में है। एक अच्छा शिक्षक इसे एक अवसर की तरह देखता है। मान लीजिए चिंटू की क्लास में टीचर बच्चों को नमस्ते करना सिखा रही हैं। वो कह सकती हैं, बहुत अच्छे, अब जसप्रीत आप बताओ पंजाबी में कैसे बोलते हैं। जसप्रीत गर्व से कहेगा सत श्री अकाल। फिर वो अनीता से पूछेंगी, और संथाली में वो बोलेगी जोहार। अच्छा, तो इससे किसी को भी अपनी भाषा को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, बल्कि गर्व महसूस हुआ, और बाकी बच्चों ने अनजाने में ही 2 नए शब्द सीख लिए। बिल्कुल, सिर्फ शब्द ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना सीखा। वो इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखते हैं। क्लास में अलग अलग भाषाओं के चार्ट लगाए जा सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में गीत गाए जा सकते हैं। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में खुद को व्यक्त करने में सहज महसूस करता है, तो वो दूसरी भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी भी ज्यादा आत्मविश्वास से सीखता है। अच्छा, इसलिए ये बाधा नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को और मजेदार और समृद्ध बनाने का एक जरिया है। तो ये जो संसाधन वाली सोच है, ये एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। मतलब अब शिक्षा का केंद्र बिंदु नियम रटवाना नहीं, बल्कि एक सकारात्मक माहौल बनाना है। क्या ऐसे ही कुछ और कीवर्ड्स या टैगवर्ड्स हैं जो इस नई सोच को दर्शाते हैं और परीक्षा में सही विकल्प पहचानने में मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पेडागोजी के सवालों में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक टैग वर्ड्स होते हैं। इन्हें पहचानना एक तरह का शॉर्टकट है। सकारात्मक शब्द वो हैं जो बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करते हैं, जैसे बच्चे को खुद को व्यक्त करने का अवसर देना, हाँ। क्लास में एक समृद्ध भाषिक परिवेश बनाना, पढ़ाई को अर्थपूर्ण बनाना, मतलब उसे बच्चे के जीवन से जोड़ना, और करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा देना। इन शब्दों वाले विकल्प के सही होने की संभावना 99% होती है। और नकारात्मक शब्द कौन से, जिनसे हमें बचना चाहिए? नकारात्मक शब्द वो हैं जो पुरानी शिक्षक केंद्रित सोच को दिखाते हैं, जैसे केवल, मात्र, ही। ये शब्द विकल्पों को बहुत सीमित कर देते हैं। शिक्षा का दृष्टिकोण हमेशा व्यापक होना चाहिए। फिर आता है कंठस्थ करना यानी रटना, जो सीखने का सबसे अप्रभावी तरीका माना जाता है। और एक बहुत बड़ा ट्रैप है व्याकरण के नियमों पर अत्यधिक बल देना। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल है। आपने सकारात्मक शब्दों में भाषिक परिवेश बनाने की बात की और नकारात्मक में मानक भाषा पर बल को गलत बताया। क्या इन दोनों में एक तरह का विरोधाभास नहीं है? एक अच्छा और मानक परिवेश बनाने के लिए क्या एक स्टैंडर्ड भाषा जरूरी नहीं है, ताकि सब एक दूसरे को समझ सकें? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, भाषिक परिवेश का मतलब है भाषा के विभिन्न रूपों को जगह देना, जिसमें बच्चे की मातृभाषा भी शामिल है। जबकि मानक भाषा पर बल का मतलब है बच्चे को उसकी अपनी बोली या भाषा में बोलने से रोकना और सिर्फ किताबी या शुद्ध हिंदी बोलने के लिए मजबूर करना। अच्छा, जब आप ऐसा करते हैं तो आप बच्चे का आत्मविश्वास तोड़ देते हैं।
लक्ष्य ये है कि बच्चा पहले अपनी भाषा में सहज हो और फिर धीरे धीरे उसे मानक भाषा से परिचित कराया जाए, उसे थोपा न जाए। समझ गई। मतलब परिवेश का मतलब है स्वागत करना और बल देने का मतलब है बाहर करना, और नकारात्मक शब्दों में जाहिर है दंड या सजा देना तो शामिल होगा ही। हाँ, वो तो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो निचोड़ ये है कि जो विकल्प बच्चे को आजादी, अवसर और सम्मान दे वो सही है, और जो विकल्प उसे बांधे, डराए या सीमित करे वो गलत है। ये सारी बातें एक ही चीज की ओर इशारा कर रही हैं, शिक्षक की बदलती भूमिका। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हुए इस पर बात करते हैं। आज के दौर में एक हिंदी शिक्षक की क्लास में असल भूमिका क्या होनी चाहिए? वो एक ज्ञान का भंडार है, एक अनुशासन मॉनिटर है, या कुछ और? शिक्षक की भूमिका अब एक व्याकरण शास्त्री या बॉस की नहीं, बल्कि एक सुगमकर्ता की है, एक फैसिलिटेटर की। उसका काम ज्ञान को बच्चों के दिमाग में ठूसना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को उनके लिए आसान और आनंददायक बनाना है। इसे हमारी कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए चिंटू ने स्कूल में अंग्रेजी सीखते हुए कहा, टीचर आई ईटेड द फूड। अब यहाँ पर एक पारंपरिक व्याकरण शास्त्री टीचर और एक सुगमकर्ता टीचर के बर्ताव में क्या फर्क होगा? एक व्याकरण शास्त्री टीचर शायद उसे तुरंत टोकेगा, गलत, ईटेड नहीं, एट होता है, कितनी बार सिखाया है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। हाँ, इसका नतीजा क्या होगा? चिंटू शायद डर जाएगा और अगली बार अंग्रेजी में कुछ भी बोलने से झिझकेगा। उसे लगेगा कि गलती करना एक पाप है। सही बात है। डर सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो एक सुगमकर्ता क्या करेगा? एक सुगमकर्ता इस गलती को एक अवसर की तरह देखेगा। वो चिंटू को डांटेगा नहीं, बल्कि प्यार से सही वाक्य का मॉडल उसके सामने रखेगा। वो कहेगा, ओ यू एट द फूड, दैट्स ग्रेट, व्हाट डिड यू ईट चिंटू? अच्छा, देखिए यहाँ दो चीजें हुई। बच्चे ने सही शब्द एट सुन लिया, जिससे उसकी गलती सुधर गई, और बातचीत आगे बढ़ी, जिससे उसका आत्मविश्वास कम होने की बजाय और बढ़ गया। ये तो बहुत ही गहरा फर्क है। मतलब गलतियों को अपराध की तरह नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जा रहा है। बिल्कुल, और यही सबसे जरूरी बात है जिसे हर भावी शिक्षक को याद रखना चाहिए। गलतियां सीखने की सीढ़ियां हैं। बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। हमारा काम उन्हें गलतियों पर सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें उन सीढ़ियों पर चढ़ने में मदद करना है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें। अगर किसी को सिर्फ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? देखिए, निचोड़ ये है। पहला, अर्जन अवचेतन में घर के स्वाभाविक माहौल में होता है, और अधिगम चेतन होकर प्रयास के साथ स्कूल के व्यवस्थित माहौल में होता है। ठीक है। दूसरा, क्लास में अलग अलग भाषाएं बोलना कोई समस्या नहीं, बल्कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया को मजेदार बनाने वाला एक कीमती संसाधन है। तीसरा, परीक्षा में उन विकल्पों को चुनें जो बच्चों को अवसर, अभिव्यक्ति और प्रोत्साहन देते हैं, और उन विकल्पों से बचें जिनमें केवल रटना या दंड जैसे शब्द हों। सही। और चौथा, सबसे जरूरी, एक शिक्षक की भूमिका ज्ञान के बॉस की नहीं, बल्कि सीखने के रास्ते को आसान बनाने वाले एक दोस्त, एक सुगमकर्ता की है। ये तो एकदम साफ हो गया। आपने अर्जन से लेकर एक शिक्षक की भूमिका तक सब कुछ बहुत अच्छे से जोड़ दिया। लेकिन मेरे मन में एक आखिरी सवाल रह गया है। हमने बात की कि शिक्षक को कैसा माहौल बनाना चाहिए, उसे कैसे बच्चों की मदद करनी चाहिए, पर क्या ये सब काफी है? अगर एक बच्चा खुद ही ये मानकर बैठा हो कि मैं भाषा सीखने में अच्छा नहीं हूं या अंग्रेजी मेरे बस की नहीं है, तो क्या दुनिया का सबसे अच्छा सुगमकर्ता भी उस दिमागी दीवार को तोड़ सकता है? शायद अगली बार हमें सीखने में मानसिकता की भूमिका पर भी बात करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।